दोस्तों, सूरत के अंदर एक करोड़पति व्यक्ति रहा करता है जिसका नाम राकेश है और वो कई कंपनियों का मालिक है। और उन्होंने अपनी सारी कंपनियों पर कई मैनेजर को रखे हैं जो राकेश को मैनेजर पूरा लेखा जोखा उसे घर पर ही लाकर दिखा दिया करते हैं। यानी कि रुपए पैसों को उसके पास कोई भी दिक्कत नहीं है। हालांकि वह हमेशा घर पर ही अपने परिवार के साथ रहा करता है और उसका एक लड़का है जिसकी उम्र 20 साल के आसपास है। फिर एक दिन सुबह सुबह वह अपने घर के गार्डन में बैठकर एक बार पढ़ रहा था और साथ में चाय की चुस्कियां ले रहा था। तभी अचानक से उसके बेटे का एक दोस्त उससे मिलने के लिए आता है। राकेश बैठा बैठा अपने बेटे और उसके दोस्त को देख रहा था, तो फिर उसे अपने एक दोस्त की याद आ जाती है। इसके बाद जो राकेश था वह अपने दोस्त से मिलने का फैसला करता है और घर के अंदर जाकर अपनी पत्नी से सामान पैक करने के लिए कहने लगता है और कहता है कि हमें अपने दोस्त से मिलने के लिए जाना है। तो उसकी पत्नी उससे पूछने लगती है कि कौन सा दोस्त और किससे तुम मिलने जा रहे हो। तो वह कह देता है कि मैं अपने दोस्त मोहनलाल से मिलने के लिए जा रहा हूँ। इस नाम को सुनते ही उसकी पत्नी एकदम से इस बात के लिए तैयार हो जाती है और कहने लगती है कि ठीक है, मैं सामान पैक कर लेती हूँ और हम दोनों चलेंगे उनसे मिलने के लिए। फिर पत्नी सामान पैक करने लगती है, लेकिन तभी जो राकेश होता है वह बाहर आता है और बाहर आकर अपने बेटे को भी तैयार होने के लिए कहने लगता है। अब बेटा पूछता है कि पिताजी हम कहाँ जा रहे हैं। तो वह कहता है कि एक खास आदमी है और उससे तुम्हें मिलना है। इस बात को सुनकर बेटा कहने लगता है कि पिताजी आप चले जाओ। लेकिन पिता कहता है कि नहीं बेटा, तुम्हारा उससे मिलना ज़रूरी है। इसके बाद बेटा भी अपने पिता के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और सभी लोग तैयार होकर वहाँ से निकलने लगते हैं। धीरे धीरे सफ़र तय होता है। फिर सफ़र तय करने के बाद वह लोग सीधा बिहार पहुँच जाते हैं। अब बिहार आने के बाद जो राकेश नाम का व्यक्ति होता है वह वहीं के एक नज़दीकी बैंक में जाता है और बैंक से लगभग 10 से 12 लाख रुपए निकालता है। फिर गाड़ी में बैठने के बाद इस सफ़र को दोबारा से तय करने लगता है। अब जैसे ही बेटा देखता है कि पिता ने ढेर सारे पैसे निकाले हैं तो वह उससे पूछने लगता है कि पिताजी आपने इतने सारे पैसे क्यों निकाले हैं। इस बात को सुनकर पिता मुस्कुराने लगता है और कहने लगता है कि बेटा इन पैसों की ज़रूरत है। किसी का मुंह पर कर्ज है और उस कर्ज को मुझे चुकाना है। अब यह बात बेटे को बिल्कुल भी हजम नहीं होती है, क्योंकि उसके पिता काफ़ी पैसे वाले थे, तो उनके ऊपर किसी का कर्ज होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। तो वह कहने लगता है कि पिताजी आप क्यों मेरी टांग खिंचाई कर रहे हो, आपके ऊपर भला किसका कर्ज है। तो वह कहने लगता है कि ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी को सुनने के बाद बताना कि मुझ में पर कर्ज है या नहीं है। तो बेटा भी इस कहानी को सुनने के लिए उत्सुक हो जाता है और उसकी माँ इस बात को देखकर समझ गई थी कि अब उसका पति अपने बेटे को कौन सी कहानी सुनाना चाहता है। तो इसी वजह से गाड़ी में बैठी बैठी वह मुस्कुराती रहती है और पिता अपने बेटे को कहानी सुनाने लगता है। वह कहता है कि बेटा, समय था 2005 के दशक में हम लोग बिहार के अंदर रहा करते थे और मेरी शादी होने वाली थी, लेकिन मेरा एक दोस्त था जिसका नाम था मोहनलाल। उसकी पहली शादी हो चुकी थी और उसको 2 बच्चे भी थे, एक लड़का और एक लड़की। बड़ा लड़का था और छोटी लड़की थी। वैसे तो मेरा नाम राकेश है, लेकिन मेरे दोस्त मोहनलाल और उसकी पत्नी मुझे प्यार से नन्हे नन्हे कहा करते थे और मुझे छोटे भाई की तरह प्यार दिया करते थे। सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था। मैंने पढ़ाई लिखाई कर ली थी और मैं किसी रोज़गार को ढूंढ रहा था कि मुझे कोई अच्छा सा रोज़गार मिल जाए जिससे मैं अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से व्यतीत कर सकूं। उसी दौरान हमारे अड़ोस पड़ोस वाले मेरी शादी की चिंता करने लगते हैं, क्योंकि मेरे माता पिता तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे और उसके बाद से मैं इधर उधर अड़ोस पड़ोसियों के यहीं पर टाइम बिताया करता था। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं मोहनलाल के यहाँ पर टाइम बिताया करता था। वह मेरा अच्छे से ख्याल रखा करता और बड़े भाई की तरह मुझे हर बात को समझाया करता। अब जब अड़ोस पड़ोस वाले शादी के लिए कहते हैं तो मैं भी अपनी शादी कर लेता हूँ। लेकिन शादी के बाद मुसीबतें आनी स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि शादी के बाद अब मैं अकेला तो रह नहीं गया था। मुझे घर बसाना था और घर के अंदर घर को चलाने के लिए पैसे चाहिए और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। मैं इन्हीं सब बातों से बहुत ज़्यादा परेशान रहा करता और जब भी मैं मोहनलाल से इन बातों को किया करता तो वह कुछ ना कुछ सहारा मुझे दे दिया करता और कहा करता कि तू चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ। इन सभी बातों से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था।
और अब मुझे कुछ बड़ा करना था। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि मैं कहीं बाहर चला जाऊँ और वहाँ पर रहकर मेहनत मजदूरी करके अपना भरण पोषण करूँ। मैं बाहर जाना चाहता था, लेकिन बाहर जाने के लिए भी पैसे लगते हैं और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। इसके बाद लगभग 2008 में मैं अपने दोस्त मोहनलाल के पास जाता है। वहाँ पर उनकी पत्नी शारदा भी बैठी हुई थी और हम दोनों पति पत्नी उनसे बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में मैं उसे बता देता हूँ कि मुझे बाहर जाना है और बाहर जाने के लिए मुझे कुछ पैसों का इंतज़ाम करना है। मैं उनसे कहता हूँ कि यार ऐसा कर, मेरी ज़मीन को बेच दे और उससे मुझे जो भी पैसे मिलेंगे उन पैसों से मैं अपना रोज़गार चला लूँगा। लेकिन तभी मोहनलाल और उसकी पत्नी कहने लगते हैं कि अरे, ऐसी कौन सी बात हो गई जो तू ज़मीन को बेचने की बात कर रहा है, और वैसे भी उस टाइम पर ज़मीनों का इतना भाव नहीं था, ज़मीनों को लेकर भी राज़ी नहीं था। तो इसी वजह से वह लोग कहने लगते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तो मैं उनको बताता हूँ लगभग 10,000 का इंतज़ाम हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। उन पैसों से मैं अपना रोज़गार चला सकता हूँ। इसके बाद अपनी पत्नी के कुछ ज़ेवर उसके पास रखे हुए थे, उन ज़ेवर को लेकर एक सुनार के पास जाता है और वहाँ पर 10,000 में उन ज़ेवर को गिरवी रख देता है और जो पैसे उसे मिलते हैं उन पैसों को लाकर मेरे हाथ में थमा देता है। अब मैं जैसे ही अपने हाथ में पैसे देखता हूँ तो अपने दोस्त से पूछने लगता हूँ कि कहाँ से लेकर आए हो। तो वह बता देता है कि इसी तरह से तुम्हारी भाभी के ज़ेवर मैंने गिरवी रख दिए हैं और बाद में मैं पैसा कमाकर उन्हें छुड़ा लूँगा। तुम कैसी भी चिंता मत करो और अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से व्यतीत करो। ये तुम्हारे पास पैसे हैं और इन पैसों को तुम्हें कभी भी देने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और इतना हक तो मेरा बनता ही है। ऐसा कहकर उसने मुझे पैसे दे दिए और पैसे देकर वहाँ से जाने के लिए कह दिया। उसके बाद मैं अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से सीधा सूरत आ जाता हूँ और सूरत में आकर छोटा मोटा काम करने लगता हूँ। उस काम में मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। मेहनत करने के बाद मेरा जो काम है वह अच्छी तरह से चलने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और के साथ साथ मेरी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी बन जाती है, जिन कंपनियों को आजकल तुम देखा करते हो, और मैं ढेर सारी तरक्की करने लगता हूँ। लेकिन इन तरक्की के दौरान मैं अपने दोस्त को बिल्कुल ही भूल गया कि इस काम को चालू करने के लिए उसने मुझे पैसे दिए थे। अब जैसे ही उस दिन मैं बाहर बैठकर चाय पी रहा था और मेरा दोस्त उससे मिलने के लिए आया था, तो एकदम से मेरे दोस्त को देखकर मुझे अपने दोस्त की याद आ गई और उसके बाद मैंने फैसला किया उससे मिलने का। और ये जो पैसे मैंने निकाले हैं, ये पैसे उसी के 10,000 के बदले निकले हैं। इन पैसों को उन्हें दूंगा और कहूँगा कि यह तेरे ही पैसे हैं जो तूने मुझे दिए थे। इस बात को सुनकर बेटा एकदम से एक्साइटेड हो जाता है और कहने लगता है कि पिताजी, आपने इस बात के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो पिता कहने लगता है कि बेटा, तुम्हें कैसे बताते, हम इन बातों को पूरी तरह से भूल चुके थे, क्योंकि फ़िलहाल अब तक इन बातों को 25 साल हो चुके थे। 2005 में राकेश बिहार को छोड़कर सूरत गया था, लेकिन फ़िलहाल समय था 2023 का और पिता कहता है कि ना ही कोई हमारा संबंधी इस गांव के अंदर रहा करता है, जिसकी वजह से हमें उस गांव की याद आती रहती। तो इस बात को सुनकर जो बेटा होता है वह भी उस मोहन लाल जी से मिलने के लिए एक्साइटेड हो जाता है और वह देखना चाहता है अपने पिता के उस दोस्त को, जिस दोस्त की वजह से आज वह लोग इतनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे। धीरे धीरे सफ़र तय होता और सफ़र तय करने के बाद लगभग शाम के समय वह लोग उस घर के पास पहुंच गए थे। बड़ी सी गाड़ी को लेकर वह मोहन लाल जी के घर के सामने खड़े हो गए थे और ये बात देखकर गांव के कुछ लोग उस व्यक्ति की तरफ बड़ी अजीब निगाहों से देखने लगते हैं, क्योंकि मोहन लाल जी के घर की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और फिलहाल देखने से लग रहा था कि कई सालों से इसकी कोई मरम्मत नहीं हुई है। ये बात राकेश को भी महसूस होती है और इसके बाद वह अपनी गाड़ी से उतरता है और सीधा उस घर के अंदर जाने लगता है। गांव का माहौल था तो घर का दरवाज़ा खुला हुआ था, तो राकेश अपने परिवार को लेकर सीधा उस घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर मोहनलाल और उसकी पत्नी बैठकर आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन अचानक उनकी नज़र जैसे ही सूट बूट वाले व्यक्ति पे पड़ीडी देती है तो वो एकदम से हैरान से हो जाते हैं। फिर मोहनलाल उनसे कहता है कि हाँ भाई, कौन हो और तुम इस तरह से घर के अंदर क्यों घुसे आ रहे हो। इस बात को सुनकर राकेश मुस्कुराने लगता है और इधर जो राकेश की पत्नी थी वह भी मुस्कुराने लगी है। तभी राकेश कहने लगता है कि साहब, यहाँ पर हमें किसी व्यक्ति से मिलना है। तो जो मोहनलाल था वह ये बात सुनकर हैरान हो जाता है
क्योंकि इस व्यक्ति के पहनावे से लग रहा था कि ये एक करोड़पति व्यक्ति है। तब भी ये उसे साहब कह रहा है। तो वह कहने लगता है कि अरे भाई क्यों मजाक कर रहे हो, साहब तो तुम हो और हम साहब कैसे हो गए। तो राकेश कहने लगता है कि नहीं साहब, मेरे लिए तो आप ही साहब हो, अगर आप नहीं होते तो आज मैं नहीं होता। इसके बाद मोहनलाल कहने लगता है कि देखो भाई मजाक मत करो, मजाक काफ़ी हो गए, और ये बताओ कि तुम हो कौन। तो जो राकेश होता है वह कहने लगता है कि साहब वैसे तो मेरा नाम राकेश है, लेकिन प्यार से कुछ लोग मुझे नन्हे नन्हे कहकर पुकारा करते थे। अब जैसे ही मोहनलाल और उसकी पत्नी शारदा इस बात को सुनते हैं कि नन्हे नन्हे कहकर उसे कोई पुकारा करता था, तो एकदम से उन्हें नन्हे की याद आ जाती है और वह लोग गौर से देखकर पहचान लेते हैं कि यह वही नन्हे है जिसे उन्होंने 10,000 रुपये दिए थे और वह इस गांव को छोड़कर चला गया था। फिर एकदम से जो मोहनलाल था उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और वह भागकर एकदम से नन्हे को गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि अरे नन्हे, तू तो पूरा बदल गया और देखने से बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा है। और जब मोहनलाल राजेश को गले लगता है तो राकेश की आंखों में आंसू आने लगते हैं और वह भी फूट फूट कर रोने लगता है। अब जैसे ही माहौल थोड़ा सा शांत होता है तो उसके बाद राकेश की पत्नी वह मोहनलाल जी के पैर छूने लगती है। अब गांव के कुछ लोग ये सब कुछ देखकर चौकन्ना हो गए थे और वह घर के अंदर ताका झांकी कर रहे थे। फिर जैसे ही वह देखते हैं कि एक करोड़पति व्यक्ति गाड़ी में बैठकर उनके घर पर आया है और उसके बाद उसकी पत्नी इन गरीब लोगों के पैर छू रही है, तो वह लोग भी हैरान हो जाते हैं और घर की दीवारों से कान लगाकर सुनने लगते हैं। तभी जो मोहनलाल जी की पत्नी होती है वह कहने लगती है कि अरे इसी तरह से खड़े खड़े बात करोगे या इनको बैठने के लिए भी पूछोगे। इसके बाद जो मोहनलाल जी होते हैं उन सभी को बिठाते हैं और बिठाने के बाद उनसे हाल चाल पूछने लगते हैं। जो राकेश होता है वह मोहनलाल जी को अपने बारे में पूरी बातें बताता है और कहता है कि गुजरात के सूरत में मेरी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और वहाँ पर रहकर मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी जिया करता हूँ, लेकिन तुम बताओ तुम्हारा क्या हाल चाल है और ये आप लोगों ने अपना क्या हाल बना रखा है। इस बात को सुनकर मोहनलाल और उसकी पत्नी एकदम से खामोश से हो जाते हैं और उनके चेहरे पर मायूसी साफ साफ दिखाई देने लगती है। तभी जो राकेश होता है वह मोहनलाल का हाथ अपने हाथ पर रखता है और कहता है कि दोस्त, तू बेशक से मेरा दोस्त है, लेकिन तू मेरे लिए बड़े भाई से कम नहीं है, क्योंकि शायद अगर तू मेरी उस टाइम पर मदद नहीं करता तो मैं इतना बड़ा आदमी नहीं बन पाता और मेरे इतने बड़े बिजनेस नहीं हो पाते। अगर तुम्हें कैसी भी कोई समस्या है तो तुम बेझिझक होकर मुझे बता सकते हो। आखिर क्या हुआ है ऐसा जो तुम्हारी हालत ऐसे है। तो उसके बाद जो मोहनलाल जी होते हैं वह अपने बारे में उसे बताने लगते हैं और कहते हैं कि जब तू यहाँ से चला गया था तो हमने जो 10,000 रुपये तुझे देने के लिए लिए थे। तो उसके बाद हम दोनों पति पत्नी मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद उन जबरों को तो छुड़ा लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे परिवार के अंदर बहुत कुछ चेंज होने लगता है। मेरी तबीयत खराब होने लगती है, बच्चे बड़े होने लगते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा, और साथ में बेटी जवान होने लगती है। धीरे धीरे मैं बीमार रहने लगा और बीमारी के कारण मुझसे कमाने के लिए नहीं जाया जाता है और मेरा बेटा बाहर मेहनत मजदूरी किया करता है और मेहनत मजदूरी करने के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहता है, लेकिन कैसे भी कर ले इतना पैसा वह कहाँ से जोड़ सकता है। जो भी पैसे वह कमाया करता है उन पैसों से घर का खर्च चला करता है और साथ में मेरी बीमारी का इलाज भी हुआ करता है। मैंने अपनी बेटी को उसके मामा के यहाँ पर छोड़ रखा है ताकि घर का खर्च कुछ कम हो सके। और इन बातों को बताते हुए मोहनलाल जी एक एक बार फिर से फूट फूट कर रोने लगते हैं और उनकी पत्नी शारदा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तो राकेश और उनकी पत्नी दोनों उनको संभालते हैं और फिर उसके बाद उस ब्रीफ केस को लाते हैं जिस ब्रीफ केस के अंदर ढेर सारे रुपए थे, उसको उनके सामने रखते हैं और कहते हैं कि देखो, मैं तो तुम्हारा कर्ज चुकाने के लिए तुम्हारे पैसों को लेकर आया था, लेकिन लगता है अब तुम्हें इनकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मोहनलाल कहने लगता है, अरे भाई, मैंने तुमसे कह तो दिया था कि ये कोई कर्ज नहीं है, ये तो हमारा प्यार है जो हमने तुम्हारे लिए किया था। वह लोग इसी तरह की बातें कर रहे थे और तभी यहाँ पर जो मोहनलाल का उनका बेटा आ जाता है जो कि अब तक मजदूरी कर रहा था। और इसके बाद जैसे ही वह घर के अंदर इन लोगों को बैठे देखता है तो एकदम से हैरान हो जाता है। तभी मोहनलाल जी अपने बेटे को इशारा करते हैं और उसे अपने पास बुलाकर बिठा लेते हैं। वह राकेश से कहते हैं कि राकेश, यह है मेरा बेटा
जो कि मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहता है। तो राकेश मोहनलाल जी के बेटे से पूछने लगता है कि बेटा तुम क्या किया करते हो? तो वह कहता है कि अंकल जी पढ़ाई लिखाई तो की थी, लेकिन परिवार की कंडीशन की वजह से मुझे मेहनत करना ही अच्छा लगा, तो मैं मेहनत किया करता हूँ। साथ में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रहा हूँ। इस बात को सुनकर राकेश उसे शाबाशी देता है और कहता है कि बेटा मेहनत करते रहो, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। तो जो मोहनलाल का बेटा होता है वह अपने पिता से इन सभी चीज़ों के बारे में पूछना चाहता है कि ये लोग कौन हैं और यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं। तभी यह भाव उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहे थे। तो राकेश इन भावों को पढ़ लेता है और वह मोहनलाल के बेटे को बता देता है कि बेटा मैं जानता हूँ कि तुम क्या जानना चाहते हो, और जो कुछ भी तुम जानना चाहते हो उन सभी चीज़ों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। इसके बाद राकेश उठने लगता है, लेकिन तभी मोहनलाल कहता है कि कहाँ ले जा रहे हो तुम? इसे तो वो कहता है कि मेरे बीवी बच्चे यहीं पर हैं, तो चिंता मत कर, तेरे बच्चे को किडनैप नहीं करूंगा, बस मुझे इससे कुछ काम है। ऐसा कहकर वह मोहनलाल के बेटे को अपने साथ गाड़ी में बैठाता है और वहां से गाड़ी लेकर चल देता है। वह मोहनलाल के बेटे से उसके मामा के यहाँ का एड्रेस पूछता है और वहां से वह लोग सीधे मोहनलाल के ससुराल पहुंच जाते हैं और वहां से उसकी बेटी को अपने साथ लेकर वापस उसी घर में आ जाते हैं। वहां पर आने के बाद राकेश उनसे कहने लगता है कि दोस्त देखो, बहुत हो गया, अब तुम्हें इस तरह से जिंदगी जीने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास ढेर सारा रुपया पैसा है, बड़ा अच्छा मकान बना पड़ा है सूरत के अंदर, तो अब तुम लोग मेरे साथ वहीं पर चलोगे और वहीं पर जीवन व्यतीत करोगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बच्चों को मजदूरी भी बहुत कम मिला करती है। वहाँ पर किसी ना किसी कंपनी में तुम्हारा बेटा मेरे में काम कर लेगा और वहीं पर मेरे साथ जीवन को व्यतीत करो। मैं तुम्हारी बेटी की भी वहीं पर शादी कराऊंगा। अब ये बातें सुनकर मोहनलाल कहने लगता है कि नहीं यार, हम यहीं पर ठीक है, तू ही वहीं पर बना रह और हमें यहाँ पे कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। अब जो मोहनलाल का बेटा है वह अभी तक भी संतुष्ट नहीं है और उसे नहीं पता कि ये कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है, और इतना बड़ा बिजनेसमैन होकर मेरे पिता के पास क्या कर रहा है। तो उसके बाद में पूछ ही लेता है कि अंकल जी आप हो कौन और हमें अपने साथ ले जाने के लिए क्यों कह रहे हो। तो फिर राकेश उसे बता देता है कि बेटा मैं इसी तरह से तुम्हारे पिता का दोस्त हूँ और इसी गांव का रहने वाला हूँ। अब गांव वाले जो बाहर से इस बात पर निगाह लगाए हुए थे, उन लोगों को भी पता चल जाता है कि यह कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है। तो गांव के कुछ गंवार लोग वहां पर आते हैं और आने के बाद उससे अपनी जान पहचान बढ़ाने लगते हैं। राकेश इन सभी बातों को समझ गया था और वह कहने लगता है कि ठीक है, आप जो भी कह रहे हो वह सभी बातें ठीक हैं, लेकिन फिलहाल मुझे अपने दोस्त को अपने साथ ले जाना है। तो राकेश का दोस्त मोहनलाल कहने लगता है कि भाई अभी तो रात हो गई है, आज रात तुम यहीं पर रुको और कल सुबह देखते हैं कि क्या होना है। ऐसा कहकर मोहनलाल राकेश के परिवार और राकेश को वहीं पर रोक लेता है और रात भर वह आपस में एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। रात भर में उन लोगों ने तय कर लिया था कि वह लोग वहीं पर चले जाएंगे और वहीं पर अपनी आगे की जिंदगी बिताएंगे। फिर दूसरे दिन सुबह सुबह जो राकेश होता है पूरे परिवार को लेकर वहां से सूरत अपने घर में आ जाता है और वहीं पर उन्हें आदर सम्मान के साथ रखने लगता है। राकेश ने मोहनलाल की बेटी की शादी एक बहुत ही बड़े घर में तय कर दी थी और बेटे को कंपनी के अंदर बहुत बड़ा मैनेजर बना दिया था। कुछ दिनों बाद मोहनलाल के बेटे की भी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद उसकी जो पत्नी आती है वह भी उसी घर के अंदर रहने लगती है। इसके बाद मोहनलाल का बेटा अपने लिए एक अलग से मकान खरीदता है और उसके अंदर अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। मोहनलाल और उसकी पत्नी शारदा कभी अपने दोस्त के यहाँ पर रहा करते तो कभी अपने बेटे के यहाँ पर रहा करते थे और अच्छी तरह से अपने समय को व्यतीत करते हैं। और इधर अब गांव वाले भी जान चुके थे कि हमारे यहाँ का एक व्यक्ति वहाँ पर बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया है, तो गांव से भी कुछ लोग उसके पास आने लगते हैं अपने अपने बच्चों की सिफारिश लेकर और कहते हैं कि हमारे बच्चों को भी कंपनी में काम दे दो ताकि वह भी अपने भविष्य को बेहतर कर सके। तो वह गांव के कुछ व्यक्तियों को वहां पर लगा लेता है और हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करता है। और अभी के फिलहाल 2024 में मोहनलाल जी की मौत हो चुकी है और उसका बेटा सूरत के अंदर वहीं पर रहा करता है और उसके 3 बच्चे हैं। राकेश के बेटे की भी शादी हो गई है और शादी होने के बाद उसके 2 बच्चे उसके साथ रहा करते हैं।
राकेश का बेटा और मोहनलाल का बेटा भी इसी तरह से एक दूसरे के अच्छे मित्र हैं और मोहनलाल का बेटा राकेश के बेटे को छोटा भाई समझा करता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, इन कहानियों को सुनने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।